नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 11 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि पीटी के लिए कब से पढ़ाएंगे। ये पीटी के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ। 69 यूपीएससी का पीटी और मेरे न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो मैच करके देख लीजिए, मैंने उसी समय डाला भी था। पीटी में सवाल आते हैं यहाँ से, इसी प्रकार से करंट अफेयर पढ़ा जाता है पीटी मेंस के लिए। वन लाइनर लेके मैं आपको नहीं पढ़ाने बैठूंगा क्योंकि वो तरीका अब चला गया है बीपीएससी से। तो इसी प्रकार से न्यूज़पेपर को जीएस से जोड़कर, करंट को जीएस से जोड़ मैं आपको पढ़ाऊंगा और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। या न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है उसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर देख लेते हैं क्योंकि वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका ध्यान में रखिएगा और इसको रेगुलर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके। कई सारे लोग मैसेज करते हैं कि न्यूज़पेपर डिस्कशन में जो आप पीडीएफ दिखाते हो वो कहाँ से मिलेगा। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एस्पायरेंट्स वाला, तो 299 में वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या तो मुझे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है बड़ा सा, फिर आप कमेंट करते हो कहाँ से है, उसमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका आईडी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। उस पर पीडीएफ भी मिल जाएगा 299 में और आंसर भी चेक हो जाता है। तो अगर आपको लंबे समय के लिए लेना है तो 6 मंथ का ले लीजिएगा। तो मैसेज मुझे कीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है आज आपके पास। देखिए कल शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र के स्पीकर ने, महाराष्ट्र का जो असेंबली है उसके स्पीकर ने फैसला दिया जिसमें उन्होंने शिंदे का जो गुट है उसी को रियल शिवसेना मान लिया। आपको पता ही होगा कि शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, दो गुट बन गए थे शिवसेना में। शिवसेना बालाजी ठाकरे की पार्टी है, इसके दो गुट बन गए थे, एक शिंदे गुट था और एक कौन सा था, तो उद्धव का गुट था। और जून 2022 हाँ, इसी समय शिवसेना में फूट पड़ गई थी। उसके बाद से शिवसेना का जो आधा गुट है जो शिंदे के प्रतिनिधित्व में बीजेपी के साथ सरकार बना लिया गया और उसके पास 2/3 मेजोरिटी भी था। तो जिस भी दल के पास, जिस भी गुट के पास 2/3 मेजोरिटी आ जाती है उसका मतलब होता है कि वो विलय भी करना चाहे तो भी कर सकता है, दल बदल भी उस पर नहीं लगता है। तो दल बदल क्या होता है और किस आधार पर लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है या विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, उसको आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक दल का एक दूसरे में विलय भी हो सकता है या दल बदल करने संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ओके, अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है खड़गे और सोनिया डिसाइडेड टू स्किप राम टेम्पल इवेंट। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राम मंदिर जो उद्घाटन समारोह होने वाला है 22 जनवरी को, उसको स्किप करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ पुरी के जो शंकराचार्य हैं, आपको पता ही होगा देश में 4 शंकराचार्य होते हैं, एक श्रृंगेरी मठ होता है, एक पुरी में होते हैं, एक शारदा पीठ में होते हैं और एक बद्रीनाथ में होते हैं शंकराचार्य। तो 4 शंकराचार्य होते हैं ये। और पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी बोला है कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला है अधूरा मंदिर का निर्माण जो है वो हिंदू धर्म में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता है। अधूरे मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। मंदिर निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है अयोध्या में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मंदिर बन ही रहा है। लेकिन जैसा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी कि क्या आरोप लगाती है कि भाई राजनीतिक चीज़ों के लिए आनन फानन में उद्घाटन कर दिया जा रहा है, तो कहीं हद तक सही भी है ये। क्यों सही है? क्योंकि मंदिर का निर्माण वाकई पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद भी इसका उद्घाटन किया जा सकता था। खैर चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिकल चीज़ें, इस पर हमें क्यों जाना। लेकिन शंकराचार्य ने क्या बोला है? शंकराचार्य ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, ये तो धर्म गुरुओं का काम है। किसने बोला है? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य तो हिंदू विरोधी नहीं हो सकते ना। उन्होंने बोला है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, ये तो धर्म गुरुओं का काम है और राजनीतिक चीज़ों को अलग रहना चाहिए। तो उन्होंने जैसा बोला है मैंने आपको बता दिया है। सही है गलत आप डिसाइड कीजिए। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या प्रधानमंत्री जी का कथन है। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि इंडिया सी एज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है, अस्थिरता उठापटक चल रहा है चारों तरफ, अफ्रीका से लेकर यूरोप से लेकर हर प्रायद्वीप में, वैसे दौर में भारत की इकॉनमी जो है बहुत ही स्टेबल तरीके से बढ़ रही है और भारत का मतलब ही हो गया स्टेबिलिटी। ओके, आपको पता ही है कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का बयान दिया है। तो अच्छी बात है भाई, भारत की इकॉनमी क्यों ना आगे बढ़े। चलते हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल किससे संबंधित है? तो यूरोपियन यूनियन और कार्बन टैक्स से संबंधित डिटेल आर्टिकल आया था 9 तारीख को द हिंदू में। मैं दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है।
अंडरस्टैंडिंग द ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स लेख पर आधारित है, जो 9 तारीख को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। इसी लेख पर आधारित होगा। यूरोपीय संघ द्वारा एक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लागू किया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। कब से? 1 जनवरी 2026 से। अब इसके कारण पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर के जो यूरोप को जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, उन सभी पर प्रभाव डालेगा। और भारत पर क्यों ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन का पॉजिटिव है ट्रेड में, मतलब कि हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं यूरोप को, खरीदते वहाँ से कम है, इसलिए हमारे ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। यूरोपीय संघ द्वारा एक भारतीय निर्यात के लिए लागत वृद्धि के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी है। अक्टूबर 2023 से भारतीय निर्यातकों के लिए लगभग प्रत्येक 2 माह पर अपनी प्रक्रियाओं का दस्तावेज जमा करना आवश्यक कर दिया गया है। अब जो भी भारत के निर्यातक हैं, वो मैंने अक्टूबर में भी इस न्यूज़ को हल्का सा करवाया था, छोटा सा, क्योंकि उस समय इतना क्लियर होकर नहीं आया था। अब आर्टिकल जब इस पर आ गया है तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन टैक्स होगा, इसके तहत क्या है, मान लीजिए आप क्या बना के बेचते हैं, आप बिस्किट बना के बेचते हैं, कहाँ पर? तो भेजते हैं यूरोप। समझिएगा, आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, उसके बाद आप मन से भी बना कर लिख पाएंगे। आप बिस्किट बेचते हैं यूरोप को, तो यूरोपियन यूनियन आपको हर 4 माह पर बोलेगा कि बिस्किट निर्माण की पूरी प्रक्रिया दो हमें। कोयले का उपयोग कर रहे हो आप, कोयले का उपयोग कर रहे हो या गैस का उपयोग कर रहे हो या फिर ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं आप, पानी का स्रोत क्या है आपका खाने का स्रोत, बिस्किट बनाने के लिए आप जैसे आटा चाहिए या मैदा चाहिए या स्वीट चाहिए, इसके लिए आप कौन सा स्रोत रखते हैं, मिठास के लिए कौन सा स्रोत रखते हैं, हर तरह की चीज़ों का जांच किया जाता है। कार्बन एमिशन का साइकिल चेक किया जाएगा कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तभी जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हर 4 माह पर आपको ये करना पड़ेगा। सोचिए किसी निर्यातक के लिए कितना बड़ा हेडेक हो गया है ये सर्टिफिकेट जमा करना, है ना। यूरोपीय संघ भारतीय निर्यातकों के आवेदनों की जांच के लिए वेरीफायर्स प्रवर्तित करने की मंशा रखता है। प्रारंभ में यह समीक्षा विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करेगी, लेकिन ऐसी आशंकाएं मौजूद है कि सत्यापन प्रक्रिया अंततः यूरोपीय संघ में सभी आयातों के दायरों में ले आएगी। और प्रारंभ में इसको शुरू कर दिया गया है अक्टूबर 2023 ईस्वी से, और 2026 से इसको और अच्छे से लागू कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ का CBAM क्या है भाई, और अभी जो वर्तमान की स्थिति है, CBAM क्या है उसको भी पढ़ेंगे। वर्तमान उसमें सभी चीज़ों पर नहीं लगाया गया है, 2026 तक सभी उत्पादों तक इसका विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में कुछ कुछ उत्पादों तक इसकी सीमा को बढ़ाया गया है। CBAM यूरोपीय संघ के फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक प्रमुख अवयव है, जिसे वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस 55% की कमी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। कब तक करना है? 2030 तक हमें क्या करना है? 2030 तक क्या करना है? 1990 के स्तर के तुलना में 55% हमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना है, उसके लिए इसको लाया गया है। यह नीति यूरोपीय संघ में आयातित विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य आरोपित करेगा। अगर आपने कोई भी चीज़ यूरोपियन यूनियन को बेचना चाहते हैं तो उस पर कार्बन उत्सर्जन का मूल्य आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपके उत्पाद के ऊपर में। अगर आप पूरी 100% इको फ्रेंडली उत्पाद बनाते हैं तो आपका जो दाम है उसी में बिकेगा। अगर आपने कार्बन का एमिशन ज़्यादा किया हुआ है तो क्या होगा, आपके उत्पाद के ऊपर में कुछ कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाए, कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा, उसके बाद आप सामान बेचोगे। मान लीजिए सामान 100 रुपये का है, 20% कार्बन टैक्स लगा तो 120 का आपका सामान बिकेगा, महंगा हो जाएगा आपका सामान, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा यूरोप में। CBAM यूरोपीय संघ के बाहर स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा देने की इच्छा रखता है ताकि कार्बन लीकेज को हतोत्साहित किया जा सके। प्रायः यह प्रवृत्ति देखी गई है, कार्बन गहन गतिविधियां कमजोर पर्यावरणीय मानकों वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती हैं और वहीं से संचालित होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य इससे मान लीजिए कि एक शहर है जो 100% इको फ्रेंडली बन गया है, एक शहर है जो 100% इको फ्रेंडली बन गया है, लेकिन उस शहर में बिजली कहाँ से आ रहा है? तो बिजली आ रहा है वहाँ से, कहाँ से? तो कोयले वाले प्लांट से। जो कोयला वाला प्लांट कहाँ है? तो उस शहर से बहुत दूर किसी छोटे से इलाके में स्थित है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस शहर के प्रदूषण को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं दूसरी जगह पर, इस शहर के प्रदूषण को हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरे जगह पर। यही तो ये कह रहा है। यूरोपीय संघ का लक्ष्य कार्बन मूल्य निर्धारण को आयात में भी लागू कर कठोर जलवायु नीतियों को वैश्विक अनुपालन को बढ़ावा देना, अपनी सीमाओं से परे उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। लेकिन ये कहीं न कहीं औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है कि हम जो डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। आज से हमने कार्बन टैक्स अधिरोपित कर दिया है, आज से सभी लोगों को देना पड़ेगा। आपने किसी से पूछा, आपने वैश्विक समुदाय से पूछा, भारत सरकार को भी चाहिए कि यूरोप से आने वाले एक सुई पर भी कार्बन टैक्स आरोपित कर दे।
वो भी उनसे भी ज़्यादा। चीन को भी चाहिए कि आरोपित कर दे, अमेरिका को भी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आने वाले की एक सुई पर कार्बन टैक्स लगा देना चाहिए। तब जाके इनको पता चलेगा कि होता क्या है अधिनायकवाद। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक चीज़ और मैं करेक्शन कर देता हूँ, कल मैंने शारजाह गलत बोल दिया था, मैं रियाद बोलना चाह रहा था, ऑप्शन में रियाद था। दुबई वाला जो सवाल मैं करवा रहा था उसमें ऑप्शन में रियाद था, रियाद को आप छांट सकते थे, शारजाह बाई मिस्टेक निकला था मुंह से। सभी लोगों ने अपनी तरफ से कमेंट किया, धन्यवाद आपका याद दिलवाने के लिए, इतना गौर से देखते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। CBAM यूरोपीय ग्रीन डील। CBAM यूरोपीय ग्रीन डील का एक घटक है जिसे गैर EU देश को कार्बन गहन उद्योगों पर आयात शुल्क लगाकर कार्बन लीकेज को रोकने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्बन गहन उद्योग हिंदी के भारी भरकम शब्द हैं, सब के सब छोटे छोटे टॉपिक। कार्बन गहन उद्योग ऐसे उद्योग जहां से कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता हो, कार्बन गहन उद्योग हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक है। कवरेज और लक्षित क्षेत्र। CBAM विशेष रूप से सीमेंट, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोकार्बन के आयात को लक्षित करेगा। ये सारे भारत के कोर सेक्टर हैं, हमारी इकोनॉमी के प्राणवायु हैं ये सारे सेक्टर। सीमेंट, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोकार्बन, इनसे जुड़े हुए अगर आप निर्यात कर रहे हो यूरोपियन यूनियन में, तो सबसे पहले आपके ऊपर CBAM लगाया जाएगा, कार्बन। इन वस्तुओं को कार्बन मूल्य निर्धारण उपायों का सामना करना पड़ेगा यदि उनके मूल देश में यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर जलवायु नीतियां कार्यान्वित है। जैसे यूरोपीय संघ में जो जलवायु को लेकर कानून बनाए गए हैं, यूरोपीय संघ क्या है, तो पूरे यूरोप के कुछ देशों का मिलाकर एक संसद जैसे काम करती बॉडी है, एक जो पूरे यूरोप में एक कानून के तहत लाने की कोशिश करती है और बढ़ावा देती है इस तरह की चीज़ों को। जैसे डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ दिन पहले कानून बनाया था इन्होंने। अब सुनिए जरा ध्यान से, मान लीजिए भारत है, भारत में यूरोपीय संघ की तुलना में जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हम अभी जलवायु नहीं खेल सकते हैं, अभी हमें डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब जैसे ही भारत में वहाँ से कमज़ोर नीति है तो वहाँ की सरकार क्या करेगी, हम पर CBAM लागू कर देगी। ठीक है, आयातकों को अपने उत्पादों संबद्ध कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप कार्बन प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होती है, यही तो मैं समझा ही चुका हूँ। बाजार तर्क। CBAM के तहत कार्बन प्रमाण पत्रों का मूल्य निर्धारण यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली दरों का अनुरूप होगा। जो कार्बन का प्रमाण पत्र मिलेगा उस पर दर का जो निर्धारण किया जाएगा वो यूरोप के हिसाब से होगा। यह बाजार आधारित प्रणाली यूरोपीय संघ के भीतर औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करती है। आयातकों को कार्बन लागत का प्रतिबिंबित करने वाली कीमतों पर यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पाद अभ्यासों को प्रोत्साहित करेगा। ऐसा बोल रहा है, सब कुछ अच्छा बोलना है, फिर हम इसकी आलोचना भी करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कौन कौन सी चुनौती होगी इससे जुड़ा हुआ। कुछ नहीं होगा, इसके चक्कर में यूरोप के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यूरोप में आप कितना उत्पादित कर लोगे, आपको एशिया से तो ख़रीदना ही है, अफ्रीका से तो ख़रीदना ही है, बेच लो फिर वहाँ पर महंगी वस्तुएं, आपका अपना ही देश पॉल्यूटेड होगा, आपके अपने ही देशों के लोगों को सामान महंगा मिलेगा, और क्या होगा। CBAM के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौती कौन सी है? यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर बेसिक देशों का विरोध भी हुआ है। बेसिक देश कौन कौन से हैं? BASIC कहा जाता है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक छोटा सा गुट है, ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का संयुक्त रूप से विरोध किया है। इसे भेदभावपूर्ण और समानता का सिद्धांत, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ के विपरीत बताया है कि ये भेदभावपूर्ण नीति आप अपना रहे हैं हमारे साथ, ये अन्याय हो रहा है ना, इस तरह का हमने बोला है। आप देखो, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक पावर है ना वो शिफ्ट हो गया है। भले ही अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पावर भी है, जर्मनी भी आती है टॉप 4 में, लेकिन भारत और चीन, ब्राज़ील को आप, दक्षिण अफ्रीका को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम दुनिया भर में, तो आप अब मनमाने तरीके से फैसला लोगे तो कहीं ये आपके ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए, है ना। वैश्विक सहमति का अभाव है, आपने अपने मन से थोप दिया है। ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री से जुड़े मुद्दे। इसके अतिरिक्त आयात करने वाले देशों की सूची में आयात की ग्रीन हाउस सामग्री को समायोजित करने की नीति आवश्यक ग्रीन हाउस गैस लेखांकन पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है। कुछ नहीं है, ग्रीन हाउस गैस से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना पारंपरिक, उसको भी चुनौती देता है कहीं ना कहीं है। संरक्षणवाद का एक प्रक्षण रूप है। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है? जैसे 1991 से पहले हमारी इकॉनमी क्या था, तो संरक्षणवाद के तहत था, जिसके तहत हम अपनी इकॉनमी को बचाने का कोशिश कर रहे थे,
है ना। उसी प्रकार से ये जो है ये संरक्षणवाद का ही एक नया रूप है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स और ग्रीन हाउस गैस के नाम पर अपनी इकोनॉमी को बताने की कोशिश की जा रही है, अपने घरेलू उद्योग को बूम करने की कोशिश की जा रही है। वैश्विक तौर पर निर्बाध व्यापार की जो राइट है पूरे दुनिया भर के लोगों को, उसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस के नाम पर। ओके, इस टैक्स को संरक्षणवाद के एक प्रच्छन्न रूप के तहत देखा जा रहा है। हरित संरक्षणवाद ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म की जोखिम पैदा करता है, जहां पर्यावरणीय दृष्टिकोण की आड़ में स्थानीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से अनुचित रूप से बचाया जाता है। आप ऐसे ही WTO के कारण ऐसे ही किसी देश पर तो कुछ भी नहीं आप कस्टम वगैरह लगा सकते हो, थोप सकते हो। तो आपने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया, कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स, जबकि प्रति व्यक्ति पर पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन फुटप्रिंट के मामलों में यूरोप और अमेरिका के देश सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा होता है, वेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, उसको आप संरक्षित कर रहे हैं, अपने बाज़ार को संरक्षित कर रहे हैं और दुनिया भर के देशों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत यूरोपीय संघ व्यापार संबंध में विद्यमान मुद्दे भी हैं। CBAM प्रतिकूल से प्रभावित शीर्ष 8 देशों में से होने के कारण भारत को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह अपने $8.2 बिलियन के लौह इस्पात एल्यूमिनियम उत्पादों का 27% यूरोपीय संघ को निर्यात करता है। लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम ये वो सामग्री होते हैं जिनके आधार पर उद्योग चलते हैं। कोई लोहा पब्लिक तो नहीं खरीद कर अपने घर में ले जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती, फिर उसका वो रॉड बनाकर या उसका वो कोई और सामग्री बनाकर बेचती हैं। डायरेक्ट पब्लिक तो भारत से लोहा खरीदे ऐसा तो नहीं होता है ना। समझ में आ रही चीज़ें आपको? एल्यूमिनियम और ये सब चीज़ें होती हैं, इस्पात, ये वहाँ की इंडस्ट्री में भारत सप्लाई करता है, वो भी 27% भारत। अगर भारत पर लगाया जाता तो पहले उनकी इंडस्ट्री तबाह होगी, तब जाके हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा संकट है ये हमारे लिए? कर के कारण यूरोपीय संघ में भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमत बढ़ने से खरीदारों के बीच में उनकी अपील कम होने का खतरा है। वही कि भारत के सामान प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। विनिर्माण पर CBAM का प्रभाव। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने CBAM की इसकी खराब परिकल्पना के लिए आलोचना की है, जहां भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। भारत का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। भारत ने वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करते हुए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में अपना स्वयं का कार्बन व्यापार तंत्र पेश किया कि अगर आप हम पर लगाओगे तो हमारे पास भी हैं लोग, हम भी तैयार कर सकते हैं इस तरह की नीति। ऊर्जा मंत्रालय भारत में CCTS के परिचालन के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं पर कार्य कर रहा है, जिसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स द्वारा प्रपूर्णता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार कार्बन कटौती से आगे पर्यावरणीय रूप से सक्रिय कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हम अपने देश में भी कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम हो भाई उद्योग धंधों में। इसको लेकर टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है? CCTS उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करने, स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रहता है। CBAM का सामना करने के लिए भारत के सीमित विकल्प हैं। भारत क्या कर सकता है? अपने देश में प्रौद्योगिकी सुधार कर सकता है, फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित कर सकता है कि भाई ग्रीन तरह का बनाओ सब चीज़, कार्बन का उत्सर्जन कम करो। और क्या कर सकता है भारत? भारत यूरोप को छोड़कर कोई और बाजार तलाश कर सकता है जहां हम अपने सामान को बेच सकें। ठीक है, भारत के लिए कार्बन कराधान उपाय तैयार करना अनिवार्य हो गया है। तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है मुद्दा और क्या क्या कर सकता है भारत। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं इससे? अगर आपसे पूछा जाए कि इससे बचने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो आप कौन कौन से उपाय बताओगे? ज़रा सोचिएगा, कुछ पॉइंट्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आपके लिए। दल बदल विरोधी कानून को हम लोग डिस्कस करेंगे अगला, दल बदल विरोधी। उसके बाद से बहुत सारे अभी न्यूज़ हैं, पेपर का कटिंग भी है, बहुत सारा रखा हुआ दिखाऊंगा मैं। दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी को भी दिखाता है। इसके विपक्ष पक्ष में दोनों में जब लिखना आएगा तो इस तरह के पॉइंट्स ज़रूर लिखिएगा कि दल बदल विरोधी कानून लोकतंत्र के मैच्योरिटी को दिखाता है। इससे क्या होता है कि संसद के लोगों ने अपने ही ऊपर में एक एक्ट बनाकर खुद ही पर लागू कर लिया। समझ में आ रही चीज़ें? ये क्या दिखाता है कि हमारी संसद जो है वो मैच्योर हुई कुछ दिनों में, लोकतंत्र हमारा सही दिशा में चल रहा है। क्या आपको संदेह है लोकतंत्र सही दिशा में चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दल बदल विरोधी कानून क्या है।
दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। आया राम गया राम आपने सुना है क्या? ये तो मुहावरे सुने होंगे ना, लोग ऐसे ही लोग बोलते हैं आया राम गया राम। ये सच में आया राम और गया राम था। एक हरियाणा के विधायक थे जिन्होंने 24 घंटे में 7 पार्टी बदली थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी के बाद चर्चा आ गया था आया राम गया राम, है ना। उसके बाद ही दल बदल जैसे कानूनों का लगा कि भाई बनाओ, ये तो 24 घंटे में 24 पार्टी बदल लेंगे कल को। तो आया राम गया राम वहीं से आया है। तो विधायक महोदय होते हैं जिनकी विचारधारा तुरंत से बदल जाती है। जैसे ही CBI और ED का डर दिखाते हैं ना, तुरंत से वो बदल जाते हैं और पवित्र भी हो जाते हैं। विधायकों का दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकार में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया था। 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया था। अब अपने बिहार के तेज प्रताप भैया को जानते ही होंगे आप। उनको एक पत्रकार ने बोला कि क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए? तो उन्होंने बोला 8वीं में क्यों, पहली अनुसूची में जोड़ो इसको। तो इतने पढ़े लिखे तो हमारे नेतागण होते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो इसी में डाला गया है। संविधान में कितने शेड्यूल हैं? ये 10th शेड्यूल में शामिल है। कितने शेड्यूल हैं संविधान में भाई? ये तो पता होगा आपको। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। कब? 52 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, पैसा जहाँ से दिया वहाँ से भाग जाते थे। वो लोग जहाँ देखा पैसा वहीं भाग गए। तो इसके कारण से इस तरह का कानून लाना पड़ा कि इनको रोक के रखा जाए, माननीय सांसदों विधायकों को। यह किसी अन्य राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करता है। 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के बाद इसको लाया गया था। इसके तहत सांसद विधायकों को दंडित नहीं किया जाता। हालांकि यह संसद विधायक को दल बदल के दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने विलय की अनुमति देता है। साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों के समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के राजनीतिक दल को दंडित नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सांसद महोदय भाग के चले गए बीजेपी में या भाग के चले गए कांग्रेस में, तो कांग्रेस को दंडित नहीं किया जाएगा। किसको दंडित किया जाएगा? उस सांसद महोदय को। ठीक है। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। यही चीज हुआ है इसके साथ। 2/3 1985 में था 1/3, लेकिन इसको बदल कर दिया गया बाद में क्या? 2/3। 1/3 बहुत ही कम होता है। 2/3 लगभग 66% विधायक अगर मान ले मंजूरी कर दें तो एक पार्टी का दूसरे पार्टी में विलय तक हो सकता है। लेकिन 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया। अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी पार्टी को कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य कर दिया गया। कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन के एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का अधीन है। निर्णय कौन लेता है? तो उस सदन के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, स्पीकर महोदय होंगे, वो इस पर फैसला लेंगे। क्या स्पीकर महोदय के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है न्यायिक समीक्षा स्पीकर महोदय के फैसले की। जैसे अभी स्पीकर महोदय ने फैसला लिया है कि शिंदे गुट जो है वही रियल शिवसेना है, अभी लिया ना महाराष्ट्र में। तो दूसरे गुट ने क्या बोला कि ये पूरी मैच फिक्सिंग हो रहा है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले हैं। यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ दिन पहले ही बोल दिया था कि रियल शिंदे गुट जो है, रियल शिवसेना शिंदे गुट ही होगा। यही तो बोला था ना। और चुनाव आयोग ने भी तो माना था कि रियल जो शिवसेना है वो शिंदे गुट ही होगा। तो पार्टी देखो बालाजी ठाकरे ने बनाया था, उन्होंने अपने प्रतिभा का स्तर पर बनाया था। जैसे लालू जी ने आरजेडी अपने प्रतिभा से बनाया। भाई सबसे कम उम्र के सांसद रहे हैं लालू जी, बहुत ही राजनीतिक रूप से प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे भी थे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है पिता प्रतिभावान हो तो बाल बच्चा भी प्रतिभावान हो ही जाता है। तो पार्टी टूट गई, उड़ा ले गया जो प्रतिभावान था वो। यही होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कानून ऐसी
कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करना अनिवार्य होता है। हर जगह एक पेच फंसा दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा नहीं रखा गया दल बदल पर निर्णय लेने के लिए। दल बदल का आधार क्या होता है? स्वैच्छिकता। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल को सदस्यता छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। निर्देशों का उल्लंघन। यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है। स्वैच्छिकता का मतलब आपने चुनाव जीता बीजेपी से, ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन। विहिप ने जारी किया कि सभी लोगों को आज इस सदन पे इस वोट पर, इस विधेयक पर, इसके प्रतिपक्ष में भी वोट करना है, यानी इस विधेयक का विरोध करना है। विहिप जारी हो गया। हर पार्टी का विहिप होता है सदन में, और आपने विहिप का उल्लंघन किया है तो भी आपके ऊपर दल बदल लगेगा। पार्टी में अनुशासन को बनाए रखने के लिए विहिप की आवश्यकता होती है, दल बदल कानून की आवश्यकता होती है। निर्वाचित सदस्य। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी उस पर दल बदल लग सकता है। मनोनीत सदस्य। यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उस पर भी दल बदल लग। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, लेकिन 6 महीने बाद सचिन तेंदुलकर जी ने क्या किया, मान लीजिए वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो फिर उनके ऊपर दल बदल लग जाएगा, है ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए। दल बदल के राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुनावी जनादेश का उल्लंघन होता है ये कहीं न कहीं। सरकार के सामान्य कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। खरीद बिक्री होता है। माननीय सदन के सदस्यों का हॉर्स ट्रेडिंग भी किया जाता है। तो इसको जरा ध्यान में रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट वगैरह को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है ये बेंगलोर में है। देश का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने एक वैक्सीन डेवलप किया है कोरोना का। अब बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, वैक्सीन तो कोरोना का कब का डेवलप हो गया है। ISC डेवलप्ड वार्म वैक्सीन फॉर कोविड-19। अब तक जो वैक्सीन डेवलप किए गए हैं वो हीट को लेकर, तापमान को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि उसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो जैसे बाकी दवाइयों को रखते हैं। उसको एक टेम्परेचर में अनुकूलन करके रखना पड़ता है ना। अब इसके कारण से क्या होता है, वैक्सीन को सभी जगहों पर पहुंचाने में दिक्कत आती है। अफ्रीका जैसे गर्म कॉन्टिनेंट, भारत जैसे गर्म देशों में वैक्सीन को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के कारण। ISC ने ऐसा वैक्सीन बनाया जो हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्चर्स। इन्होंने बोला है कि ये अभी जो SARS-CoV-2 है, मतलब कोविड-19 है, कोरोना वायरस 2019 ईस्वी में आया था कोरोना। 5 साल हो गए गुरु कोरोना का आया हुआ है, ठीक है। तो उसके जितने भी वेरिएंट हैं अभी वर्तमान में, उन सभी पर काम करेगा ये भी बोला है किसने, तो ISC बेंगलोर ने बोला है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें तो यही था न्यूज़, इसका नाम वगैरह तो आया नहीं अभी, बस यही बोला गया इसमें, ओके। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, ये क्या नाम है इसका, तो दृष्टि 10 नाम है इसका। ये क्या है, तो ये ड्रोन है। ड्रोन जानते ही हैं आप लोग, ड्रोन तो जानते ही होंगे। इसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता, ऑटोमेटिक मशीन होता है, नीचे से इसको कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक माध्यम से, ओके। देखिए ये दृष्टि 10 नाम है इसका। क्या नाम है, दृष्टि 10, ओके। अब ये क्या है, तो ये ड्रोन है। इसका कल पहली बार लाया गया पब्लिक के सामने, और हमारे नेवी चीफ ने क्या बोला कि नॉन स्टेट एलिमेंट्स कौन होते हैं भाई, तो जैसे हूती विद्रोही है ना, उन्होंने क्या किया, जहाज़ों को मारना शुरू कर दिया ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया। तो ड्रोन अगर नॉन स्टेट जो होते हैं समूह, उनके हाथों में लगेगा तो ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। ये कल इनॉग्रेशन था इसका, तो वहाँ पर तो कुछ तो इस तरह की बातें करेंगे ही ना। बाकी आपको इसका नाम बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं ध्यान में रखना है, ओके। और किसने बनाया इसको, तो वही बना सकते हैं जो आजकल सब कुछ बना रहे हैं, अडानी जी। हाँ, अडानी जी के ग्रुप ने ही इसको बनाया है और इजरायली तकनीक पर आधारित है, लेकिन 70% से ज़्यादा इसमें जो इक्विपमेंट है वो इंडिजिनस है, स्वदेशी हैं अपने। इसको ध्यान में रखिएगा। और बस इसको और क्या बताऊं, इसमें तो और तो कुछ है नहीं, पीटी फैक्ट हो गया आपका ये। अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला न्यूज़ आपके लिए तेसेरी टोब्गे, इनका नाम मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये भूटान के सेकंड टाइम के प्रधानमंत्री फिर से बन गए। भूटान में इलेक्शन हुआ है, इनका नाम आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। टेसरिंग टोब्गे
अब इनका नाम यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत उच्चारण के लिए मैंने पहले ही बोल दिया। इनको फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए सेलेक्ट किया गया है और बस ध्यान में रखिएगा इनको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। आईएलओ का एक रिपोर्ट आया है। आईएलओ के रिपोर्ट से इस बार के बीपीएससी मेंस में भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, वो जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट वाला सवाल था वो कहाँ से पूछा गया था? वो आईएलओ रिपोर्ट जारी करती है। एक बीपीएससी के पेपर डिस्कशन का एक मास्टर साहब का वीडियो देख रहा था मैं। ऐसे ही अपना वीडियो, बीपीएससी पेपर डिस्कशन में अपना वीडियो टॉप पर है गुरु। सबसे ज़्यादा व्यूज़ अपने वीडियोज़ को मिले हैं पेपर डिस्कशन में। तो ऐसे ही मैं बाकी लोगों का भी देख रहा था, तो एक मास्टर साहब का देखा तो उन्होंने थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा बस। उन्होंने डिस्कस किया किसको, तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ रही है, इसको उन्होंने डिस्कस किया। इसमें उन्होंने जो चीज़ें उदाहरण में दिया ना, मैं उसको वीडियो के देखकर हतोत्साहित था कि ये आप क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद इसको डिस्कस कर लीजिए। पहले आप खुद पढ़ लीजिए इस टॉपिक को। इतने ख़राब एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि बेटा को यूपीएससी करवाता है, बेटी को यूपीएससी नहीं करवाता है। क्या कर रहे हैं आप? इसमें एग्जाम्पल लैंगिक रूढ़िवादिता सुप्रीम कोर्ट कैसे लड़ रही उसका देना था। पता नहीं क्या चीज़ें बोले जा रहे थे, मुझे सुनकर दंग हो रहा था। वो भी क्लासरूम में वो पढ़ा रहे थे। ऐसा थोड़ा सा बचिएगा। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कतई नहीं हूँ। मेरे अंदर मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने गलती की तो अगले जगह मैं सुधार करता हूँ। गलती कभी भी कॉन्सेप्ट में नहीं होता है, फैक्ट में होती है गलतियाँ। ये तो गलत कॉन्सेप्ट आप बच्चों को डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। और ये वेज एम्प्लॉयमेंट वाले से ही मुझे वहीं से पेपर डिस्कशन से ही याद आया कि उन्होंने इस रिपोर्ट में ये तक नहीं बताया कि आईएलओ जारी करता है या नहीं करता है। पेपर डिस्कस कर रहे तो महोदय। तो इस तरह के चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग भी पढ़ाते हैं जिनको पहले खुद थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे टीचरों से मैं भी पढ़ता हूँ। दिव्यकीर्ति सर मेरे फेवरेट टीचर हैं भाई, उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ उनके कुछ ना कुछ वीडियो तो ज़रूर देखता हूँ। क्योंकि पढ़ना चाहिए आपको। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पढ़ाओगे कैसे, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा था। बाकी चलिए आ जाते इस पर, कहाँ से कहाँ चला गया था मैं। देखिए, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बना ये संस्था है। याद है आपको? उसको उस समय एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ करके एक बॉडी बनाई गई थी जो बाद में विघटित हो गई, जो किसी काम की नहीं रही। इसी के तहत आईएलओ का गठन किया गया था। तो बाद में जब यूनाइटेड नेशन बना ना, तो आईएलओ को उसके एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1917 ईस्वी के आसपास बना था ये। अभी जो रिपोर्ट आया उसमें क्या बताया गया है? इसे बताया गया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट टेंस 2024। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 के लिए आया है। इसमें क्या बताया गया है कि 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने वाला है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण से क्या होता है, जो रियल वेज होते हैं, वेज का मतलब तनख्वाह, सामान्य अर्थों में समझ के चलिएगा, जो तनख्वाह होता है उसमें कमी देखने को आपको मिल सकती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना से पहले की जो विश्व में इकोनॉमिक कंडीशन था उसकी तरफ तो हम लौट रहे हैं। ये चीज़ सच है कि एम्प्लॉयमेंट में कोरोना से पहले वाले पीरियड में तो हम लोग लौट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। पूरे दुनिया का स्तर की बात कर रहा है ना? उसके बाद से देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। बड़ा ही अचंभा करने वाला कुछ चीज़ें बताई गई है। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या था। टोटल ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1%, सो ए मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट ऑन 2022, बट द जॉब गैप रिमेन इवेलेवेटेड। मतलब कि जॉब का गैप अभी बना हुआ है, यानी जॉब मांगने वालों और जितने लोग जॉब मांग रहे हैं, जितने लोगों को जॉब मिल रहा है, उसमें अभी भी गैप बना हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना परसेंट का है ये याद रखिएगा, 5.1% का है। आईएलओ का रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि चाइना, ध्यान से सुनिएगा, चाइना, रसिया जहाँ पर युद्ध चल रहा है, और मैक्सिको ऐसे देश हैं जहाँ पर वेज में, तनख्वाह में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है।
मतलब कि बाकी जगहों पर तनख्वाह में निगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। रूस, चीन और मैक्सिको, ये 3 ऐसे देशों का नाम बताया आईएलओ ने जहां पर क्या हो रहा है, तो तनख्वाह में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओनली चाइना, रशियन फेडरेशन एंड मैक्सिको एंजॉय पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ इन 2023 में। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे देखिए और क्या सब है इस रिपोर्ट में। इसको मैं कल भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ पॉइंट और दिखाऊंगा, लेकिन कल परसों मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी मेंस के लिए। ओके, देखिए और कुछ मुख्य बातें क्या कही गई हैं। जॉबलेस एंड द जॉब गैप हैव बोथ फॉलन बिलो प्री पैंडेमिक लेवल। प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास में हम पहुंच गए, इतना ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा चीज़ों में फंसना नहीं है। और एक ट्रेंड बस ध्यान में रखिएगा कि प्री पैंडेमिक लेवल में हम लोग पहुंच गए हैं अभी भी, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या लिखा हुआ है, बट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज इन 2024। आईएलओ नोटेड एडिंग दैट ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, असमानता में वृद्धि हो रही है। और क्या हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी जो है इसके कारण से, असमानता में वृद्धि के कारण से प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इनइक्वालिटीज़ की समस्या के बारे में ऑक्सफैम भी हमें बताती है, हमें आईएलओ का रिपोर्ट भी यही चीज़ बताती है कि भाई भारत में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ का मतलब असमानता, मतलब कि गरीबों और अमीरों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोगों का ही आय बढ़ रहा है भारत में, बाकी लोगों का आय नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान, लेकिन इन्होंने बोला है कि फिर भी भारत की जो कंडीशन है वो G20 देशों में अच्छा है। मतलब कि G20 के बाकी जो देश हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो भारत की कंडीशन जो है वो अच्छी है अभी भी। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा आप लोगों को। बाकी से जुड़े हुए बाकी और भी जो फैक्ट होंगे डिटेल में, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट, सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए आप इसके पीटी फैक्ट के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान में रखिएगा। 5.1% ध्यान में रखना है, चाइना, रसिया, मैक्सिको का नाम ध्यान में रखना है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट का क्या नाम है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 जारी किया गया है आईएलओ के द्वारा, ये कुछ ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है, टी एसोसिएशन ने बोला है कि भारत के टी के लिए, मतलब चाय उद्योग के लिए फिर से डार्क फेज शुरू हो रहा है। तो जब कोई शब्द बोल रहा है फिर से डार्क फेज, या कहीं पर बोला जाता है कि सुधार की आवश्यकता है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वहाँ पर समस्या है। जैसे इस बार आपसे मेंस से पूछा गया था निबंध पेपर में कि कृषि में सुधार की आवश्यकता, तो सुधार जब भी बोला तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी पहले लिखना पड़ेगा। निबंध में बोला गया था भाई, मैंने भी एक लिखवाया है बच्चों से। अब देखिए उन्होंने बोला कि फिर से डार्क फेज रिटर्न हो सकता है। रिटर्न शब्द को ध्यान रखिएगा, यानी कि इससे पहले कभी तो आया होगा डार्क फेज। कब आया था, तो 2002 से 2007 के बीच के ईस्वी को क्या कहा जाता है, तो टी इंडस्ट्री के लिए डार्क फेज कहा जाता है भारत में। ये बोल रहे हैं कि डार्क फेज फिर से लौट रहा है भारत में। क्या कारण हो रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक जलवायु परिवर्तन है, दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण से भी हो रहा है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। जैसे जापान हमारा सबसे बड़ा खरीदार है चाय का, तो जापान से डिमांड कम हो रहा है चाय का, इसके कारण से भी नुकसान हो रहा है। तीसरा क्या है, तो क्वालिटी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, सस्ता बेचने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और चाय का प्रोडक्शन भी उस हिसाब से नहीं हो रहा है, मार्केट में डिमांड भी कम हो रहा है। मतलब एक मंदी का दौर चाय इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है। चाय इंडस्ट्री में जब भी मंदी का दौर आए, समझ जाइएगा कि भीषण समस्या है वो। क्यों? क्योंकि चाय इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वालों से इंडस्ट्री में से एक है। इसमें अकुशल लोगों को, पत्ते तोड़कर कमाने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। त्रिपुरा में कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि एक फैक्ट्री बंद हो गई। अभी 2-3 दिन पहले ही एक चाय का पूरा फार्म बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। चाय, और उसके बाद से दूसरा इंडस्ट्री जो भारत में आजकल खतरे में है वो कपड़ा इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से प्रभावित हो रहा है। बहुत ही निगेटिव ग्रोथ हो गया कपड़ा इंडस्ट्री का। चाय और कपड़ा जैसे उद्योग जो होते हैं, ये इकोनॉमी में जॉब प्रोवाइड करने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक होते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाय और कपड़ा उद्योग में सामान्य तौर पर महिलाएं अधिक काम करती हैं। आपने असम का फ़ोटो देखा होगा, महिलाएं सर पे टोकरी ऐसे लटका के पीछे और चाय तोड़ती रहती हैं। असम के फ़ोटो जब भी देखा होगा तो चाय वाला फ़ोटो ज़रूर देखा होगा, उसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं, ये भी आपने देखा होगा, पुरुष कम होते हैं।
तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस तरह के उद्योगों को सरकार को इसलिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह के उद्योग में। मशीनीकरण अभी भी इन उद्योगों में कम है। कपड़ा और कौन सा उद्योग, तो चाय का उद्योग, दोनों ही संकट से गुजर रहा है। अब मैं आपको जरा सा चाय बोर्ड के बारे में बता दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड सप्लाई गैप हो गया है, चाय बोर्ड को कुछ करना चाहिए। और चाय बोर्ड के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा आपको इसकी समस्याओं के बारे में भी डिटेल बता देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज़ था। भारतीय चाय उद्योग पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस खतरे के पीछे कई कारण हैं। पिछले साल दार्जिलिंग के लगभग 35 से 40 चाय बाग बिक्री के लिए तैयार थे, क्योंकि मालिकों को अपना खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। चाय का जो बगीचा था ना, जहाँ पर चाय उगता है, उसको बेचने को तैयार हैं। जलपाईगुड़ी में भी ऐसा ही है। पिछले महीने एक चाय बाग बंद कर दिया, जिससे 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। एक छोटे से चाय बाग में कितने लोग काम कर रहे थे? 1200 लोग। बड़े बड़े IT कंपनियों में 1200 लोग नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रोज़गार बहुत ज़्यादा देते हैं चाय उद्योग। ठीक है, कर्मचारी जब सुबह उठे प्रबंधक बाहर खड़े हुए थे वगैरह, उनके बाद बंद कर दिया गया। अब भारत का एक प्रतिष्ठित उत्पाद है, चीन के बाद इसका सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र इस समय भारी दबाव में है। जो भारत के 80% चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में होता है। दक्षिण भारत में भी चाय का उत्पादन होता है, बिहार में भी होता है। यही कई मोर्चों पर समस्या से घिरा हुआ है, जैसे कीमत, मांग, उत्पादन, श्रम। जापान भारत के चाय का बहुत बड़ा खरीदार है, लेकिन कुछ अनिश्चितता के कारण जापान ने खरीद में सुस्ती दिखाना प्रारंभ कर दिया है। जापान भारत से चाय कम खरीद रहा है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, थोड़ा सा सुस्ती का माहौल भी दिख रहा है। मतलब कि चारों तरफ से समस्याएं बेचारे चाय इंडस्ट्री पर आ रही है। जलवायु परिवर्तन का भी असर पड़ा है। सूखा और बारिश किसी भी मौसम में हो जा रहा है। चाय बहुत ही सेंसिटिव उत्पाद होता है, उसको ढलान चाहिए। सुनिएगा जरा, चाय कितना मुश्किल से पैदा हो, उसको ढलान चाहिए, क्योंकि वायु का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। पानी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। उसके जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी का सुप्रवाहित बहता हुआ पानी चाहिए उसको। ठीक है, उसको उष्ण आर्द्र कटिबंधीय मौसम चाहिए, उष्ण मौसम चाहिए उसको, तब जाके चाय बनेगा। ठीक है, अब बिना चाय के तो भारत के लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और इस तरह में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन का असर आपको दिख रहा है। थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो चाय जैसे सेंसिटिव उद्योग जो होते हैं उनको भारी नुकसान होता है। समय पर वर्षा नहीं हुई, धूप अधिक हो गई, सूखा का मौसम हो गया, ठंड ज़्यादा पड़ गई, सब के सब नुकसान किसको हो जाता है? चाय इंडस्ट्री को हो जाता है। इसके कारण से भी इसको नुकसान हो रहा है। मांग में भी आ रही है गिरावट, बहुत ज़्यादा मांग में गिरावट आई है, जिसके कारण से चाय का रोज़गार थोड़ा सा ठप पड़ रहा है। चीन, केन्या और श्रीलंका के बाद भारत चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। बाकी दुनिया के बाजार से भी हमें क्या मिल रहा है? तो थोड़ा सा हमें कंपटीशन ही मिल रहा है। भारत का चाय बोर्ड क्या है ये अब देखिए। पिछले साल 2022 ईस्वी में 2022 UPSC PT, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, UPSC PT में कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछ लिया गया था या चाय बोर्ड के बारे में ही था। इन दोनों में से किसी एक बोर्ड के बारे में सीधा सा ये पूछा, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये ग्रुप D का सवाल नहीं, UPSC का सवाल है। स्टेटमेंट में चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, आलू बोर्ड, गन्ना बोर्ड, सरसों का बोर्ड, इन बोर्ड के मुख्यालयों को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केला का बोर्ड कहाँ है? ये सारे उत्पादों के बोर्ड होते हैं। आलू का बोर्ड कहाँ है? शिमला में है शायद। आलू हिमाचल बहुत अच्छे उपजते हैं, मुझे नहीं याद है सबका बोर्ड। आपको मैं कह रहा हूँ इन बोर्डों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। UPSC PT में जब पूछा है तो BPSC वाले भी पूछ सकते हैं इनको। यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो 1953 में भारत में चाय उद्योग विकास के लिए स्थापित किया गया था। 1954 में काम करना शुरू किया इसने। इसका दृष्टिकोण और मिशन देश को दुनिया भर में चाय का एक प्रमुख उत्पाद बनाना है। इसके लिए इसने कई कार्यक्रम योजनाओं को स्थापित किया हुआ है चाय बोर्ड ने। सदस्य बोर्ड का गठन संसद सदस्यों, चाय उत्पादक, चाय व्यापारी, चाय दलालों, उपभोक्ता सब मिलकर करते हैं। 31 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। भारत में कार्यालय, बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे भारत में 17 अन्य कार्यालय हैं। विदेशी कार्यालय दुबई, मॉस्को में भी इसके विदेशी कार्यालय चाय बोर्ड के बनाए गए हैं। भारत में चाय बोर्ड की पहल कौन कौन सा है? भारतीय मूल के पैक्ड चाय को बढ़ावा देना, घरेलू निर्यातकों के लिए सब्सिडी, चाय विकास को संवर्धन योजना। इस योजना के 7 महत्वपूर्ण घटक हैं। छोटे किसानों के चाय रोपण को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर भारत के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना का सृजन करना, बाजार संवर्धन गतिविधियों में चाय उत्पादक व्यापारियों का समर्थन करना, श्रमिकों का कल्याण, अनुसंधान विकास गतिविधि, सब कुछ करना चाय बोर्ड का काम है। चाय बोर्ड ध्यान में रहेगा। जब असम में चुनाव हो रहा था, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था पिछली बार विधानसभा चुनाव, तो लल्लन टॉप चुनावी यात्रा पर जाता, उसमें वो दार्जिलिंग गए। दार्जिलिंग में जब उन्होंने चाय के मार्केट में गए ना, वहाँ से रिपोर्टिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, जिसमें 20-20 हज़ार रुपये का 10 ग्राम, 2 लाख रुपये का पर केजी चाय। और सबसे अच्छी चीज़ है, वो लोग चाय में दूध और चीनी का उपयोग नहीं करते हैं।
बड़ा ही अच्छा बता रहा था दुकानदार कि हम लोग जब देखते हैं दिल्ली के लोग या बिहार के लोग या यूपी के लोग दूध और चीनी डाल के बिल्कुल खौला खौला के चाय पी रहे, वैसा चाय नहीं पिया जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया और उस पानी में 3 से 4 पत्ती गिरा दी, उसके बाद उसको पी लिया उन्होंने। यही चाय होता है। दार्जिलिंग टी, दुनिया के सबसे बेहतरीन टी भारत में उत्पादित होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नीलगिरी टी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी भारत में उत्पादन होता है। और कुर्ग कॉफ़ी जो एक जानवर के मल से कॉफ़ी तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक जानवर होता है विशिष्ट, वो क्या करता है, कॉफ़ी के बागान में घूम घूम के सारे अच्छे बीजों को खाता है। फिर वो जो अपना मल त्याग करता है तो उसमें से उस बीज को साफ़ करके उसकी कॉफ़ी बनाई जाती है। और बेहतरीन दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ियों में नाम आता है उसका कुर्ग कॉफ़ी। सर्च कीजिएगा कभी, बहुत महंगा होता है। और नीलगिरी टी, उसी प्रकार से असम टी, दार्जिलिंग टी, ये कुछ टी को, दार्जिलिंग टी को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ कमेंट फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। कहीं पर कुछ मिस्टेक होता है तो इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे कल बताया आपने, है ना। थैंक यू सो मच आप सभी का।